आपका बुक बूस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। लेके आ गए हम मॉडर्न हिस्ट्री टॉप एमसीक्यूज का पार्ट 2 लेके हम आ चुके हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्या प्रश्न दिख रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शंस है जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर, सॉन्डर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है माइकल ओ डायर। देखिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। डायर में जनरल डायर भी दिया है, माइकल ओ डायर भी दिया है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। 1919 में जब पंजाब के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था, उस समय जो है ये जो माइकल ओ डायर हैं, ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। इन्हीं को उन्होंने लंदन में जाकर गोली मार दी थी, जिसके कारण उसको 1940 में मारा था इसने, उधम सिंह ने। 1940 में उसको फांसी की भी सजा हुई थी। अब देखिए, एक थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। ये ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड नाम था इसका, रेजिनॉल्ड डायर। ये वो थे जिन्होंने वहां पे शूट आउट का ऑर्डर दिया था। लेकिन जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो माइकल और डायर थे। इनको उन्होंने जाके गोली मारी थी। तो ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा। सरदार उधम सिंह ने अपना एक नाम भी रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। इन्होंने माइकल डायर को गोली मारी थी 1940 में, और इसको 1940 में ही फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे? इसमें से कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शंस देख लीजिए आप, 1 2 2 1 और 3, केवल 3। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। सिर्फ रास बिहारी बोस जो है ये गदर पार्टी से डायरेक्टली जुड़े हुए थे। अब वरिंद्र कुमार घोष, इनको देखिए, ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। इसे अनुशीलन समिति से। और जोगेश चंद्र चटर्जी जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो सिर्फ रास बिहारी बोस जो है यही गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। एक्चुअली में लाला हरदयाल जब गिरफ्तार हो गए थे ना, उसके बाद इन्होंने गदर पार्टी का नेतृत्व किया था, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। 1914 में लाला हरदयाल की गिरफ्तारी के बाद रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी का नेतृत्व किया था। और जोगेश चंद्र चटर्जी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, और बारिंद्र कुमार घोष जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी था या थी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी थी? यानी रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर की थी, इनको जब 1824 में बंदी बना लिया गया, तो उसके बाद उसके आंदोलन को, उनके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को किसने जारी रखा इसमें से? तो ऑप्शंस दिया है आपके सामने, रायन्ना, टीपू गारो, जगबंधु, दुकरी बाला देवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रायन्ना, ठीक है। रायन्ना ने गुरिल्ला टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा था। हाँ, और बाद में इनको रायन्ना को 1831 में फांसी भी दे दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वह महिला श्रमिक नेता नहीं है? यहां नहीं है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। नहीं है जहां होगा तो उसको ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से वो कौन महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, सरला देवी चौधरानी, उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी, अनुसुईया बहन। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा ऑप्शन ए, सरला देवी चौधरानी। ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी, सामाजिक थी, लेखिका थी, शिक्षाविद थी, ठीक है। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने भारत में स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, ठीक है, जो कि महिलाओं का भारत में पहला संगठन था। ये नाम याद रखना है, स्त्री महामंडल, ठीक है। इनसे संबंध नहीं था श्रमिकों के हड़ताल से। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वराज आंदोलन, राज वन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजामंडल का अर्थ है कि जनता का समूह। अगला देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन,
ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी स्वामी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सान्याल, व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। इस संघ की स्थापना की गई थी 1928 में। कहां पे? फिरोजशाह कोटला में। ठीक है। भगत सिंह, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष और अन्य लोगों के द्वारा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931 और 4 मार्च 1931। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। देखिए, इनको जॉन सॉन्डर्स को गोली मारने के कारण इस मामले में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला है खुदीराम बोस। जानते हैं कि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा असफल रह गए थे। 30 अप्रैल 1908, ये डेट याद रखना है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो आंदोलनकारी बोलिए या क्रांतिकारी बोलिए, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जो जिला जज थे, उस किंग्सफोर्ड नाम था, उनका हत्या का प्रयास किया। लेकिन गलती से क्या हुआ ना कि बम किसी और पे गिर गया। 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी, जो कि मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। इससे क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी बहुत जो है डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली, और गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने हत्या का प्रयास किया था और इनको फांसी मिली थी 11 अगस्त 1908 को। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रामानंद सिंह, सतीश झा, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल और विपिन झा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी, सचिंद्र सान्याल। इन्होंने ही पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति का काम क्या था? क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए थे लोग। अगला है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये आंसर सबको पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए, मुंबई में क्या हुआ था 1927 में, स्थानीय प्रशासन ने राजस्व की दरों में बढ़ोतरी कर दी। कितना? तो 22%। इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो इन्होंने 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ऑप्शंस हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1918 की बात हो रही है ये। बाद में किसान सभा आपने सुना होगा, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इनमें से इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इनमें इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर, इन तीनों का नाम शामिल है। इन तीनों के प्रयास से ही संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। इस सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेकार न करने की अपील की थी। अगला प्रश्न, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास द्वारा रचित रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ पे किस किसान नेता का जिक्र है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। ये अवध से रिलेटेड थे। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया था। अगला है 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच, किसके बीच? भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच के लिए और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों की अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। निम्नलिखित में से
कौन उस एक समिति का सदस्य नहीं था? इसमें क्या पूछा जा रहा है? नहीं था। 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, ठीक है? उसमें से ये कौन नहीं था? ऑप्शंस देखते हैं। हरकोट बटलर, ए.जे. विल्सन, डब्ल्यू.एस. होल्ड्सवर्थ और एस.सी. पील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, समिति का नाम ही था बटलर समिति। बटलर तो है ही, विल्सन नहीं थे इसमें, ठीक है? 1927 में ये समिति गठित की गई थी। इसमें 3 सदस्यीय समिति थे, 3 सदस्य थे इसमें। तो होल्ड्सवर्थ थे, पील थे और बटलर जी तो थे ही। इन्हीं की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इसको बटलर कमेटी बोलते हैं, ठीक है? और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1928 में। गठित कब हुआ था? 1927 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता की बात हो रही है। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में। तो अब जानते हैं ऑप्शन सी सही आंसर है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है? इनमें से ये भी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी इनके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव अधिवेशन, ठीक है? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन का, ठीक है? इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार की गई थी और मुख्य लक्ष्य यही था कि हमको आज़ादी लेना है। इसी अधिवेशन में ये तय किया गया था कि 26 जनवरी को जो है ना, हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है? अगला है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये अभी अभी आपने देखा है, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1929, 1931, 1930, 1932 कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है? इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। 5 मार्च 1931 को इसको गांधी इरविन समझौता बोलिए या दिल्ली समझौता बोलिए, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका ऑप्शंस क्या क्या है? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन। इसी में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे और 29 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसी में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस अधिवेशन में कहा था, एक महत्वपूर्ण कथन है गांधी जी का, कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है? गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट है ये, सूरत अधिवेशन 1907, इसी में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, ठीक है? और गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सी.आर. दास ने। इसी के बाद चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग कांग्रेस से वो टूट गए थे और अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी उन्होंने। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी.आर. अंबेडकर। इन्होंने तीनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया था, ठीक है? सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और बी.आर. अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। अगला है कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। इसे भी पूछा जाता है कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की, उसको क्या बोला जाता है? तो कम्युनल अवार्ड बोला जाता था। ये नाम याद रखिएगा। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया था? ऑप्शंस हैं अहमदनगर जेल, बॉम्बे सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी यरवदा जेल। यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, ठीक है? अगला है, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बी.आर. अंबेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। देखिए, हरिजन का मतलब क्या है? भगवान के लोग, हरि का लोग, ठीक है? उस समय ये अछूत और दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। उन्हीं के लिए गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। कब? 1932 में, ठीक है? नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शंस देखिए, फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित थे। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इन दोनों ने मिलकर ही किया था। 1931 में किया था, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। और 1934 में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी, यहां देख रहे हैं बीच में कांग्रेस है, तो इन दोनों में ही डिफरेंस है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में और बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में। इनकी औपचारिक घोषणा कहां की गई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये कहां पे है? पटना में, ठीक है? इसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। तो 1934 में जो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में गठन किया गया था बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई? यहां देखिए, नहीं का बात हो रहा है, मतलब उनको बड़ी पार्टी के रूप में दर्जा नहीं मिला था। ऑप्शंस क्या है? पंजाब और सिंध, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और असम, असम और मद्रास। ये भी याद रखना कि 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब और सिंध। इसमें ये बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी थी कांग्रेस। अगला है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? एक क्वेश्चन आपका यहां पे बन रहा है कि 1940 में शुरू हुआ था, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 1940 में किया था। और इसमें पूछा जा रहा है कहां से आरंभ किया गया था। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कहां से आरंभ किया गया था। तो देखिए, ऑप्शंस देखते हैं। पुन्नपारा, वायलार केरल से, खेड़ा गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पवनार महाराष्ट्र से। पवनार महाराष्ट्र से ही शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। ये भी अगर डेट याद रख सकते हैं तो ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। देखिए, इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। ये नाम याद रखिए, दिल्ली चलो आंदोलन। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे, थर्ड थे ब्रह्मदत्त। ये भी सवाल पूछा जाता है कि थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ठीक है? अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, तो पहला सत्याग्रही यही थे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में सत्याग्रह आरंभ किया गया था और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, दूसरे नेहरू जी, तीसरे ब्रह्मदत्त। और इससे पहले ही हमने देखा है कि विनोबा भावे ने कहां से शुरू किया था सत्याग्रह? तो ये किया था पवनार महाराष्ट्र से, पवनार महाराष्ट्र से, ठीक है? अगला है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आप इजिली बता सकते हैं, बिहार केसरी सभी कोई जानते हैं किसको बोला जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है? श्री कृष्ण सिंह जो है, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, बिहार केसरी के नाम से विख्यात है। और 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया इन्होंने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जाता है। कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष, अरुणा आसिफ अली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है शांति घोष। देखिए, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रही। शांति घोष जो है, इन्होंने 1931 में जिलाधिकारी को गोली मार दी थी, इसलिए इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो शांति घोष जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई थी? अभी पिछले में हमने देखा है क्वेश्चन में कि किससे संबंधित है, किस आंदोलन से, तो आपने सही आंसर कर सकते हैं ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन में,
भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, इन्हीं में ये शहीद हुई थी। कनकलता बरुआ का जन्म जो है, कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में हुआ था असम के बारंगाबाड़ी में। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने के लिए गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया था और गोलीबारी हुई थी, उसमें शहीद हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942। तो ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942 को। देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था। फिर 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की फिर से बैठक हुई थी। इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, और 8 अगस्त को कुछ संशोधन किया गया था, उसके साथ इसको स्वीकार कर लिया गया और टारगेट लिया गया कि 9 अगस्त को शुरू में सुबह ही ये आंदोलन शुरू होगा। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है नेताओं को गिरफ्तार, बड़े बड़े नेता जो थे इसके सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। फिर जो ये आंदोलन जो है दूसरे पंक्ति के नेता जो थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, राम मनोहर लोहिया हुए, इन सब के हाथ में गया। उन लोगों ने ही इसको आगे बढ़ाया। और एक नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने खुफिया रेडियो की शुरुआत की थी। खुफिया रेडियो, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइएगा। उषा नाम से है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्वेश्चन आ ही गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो आप इजीली बता सकते हैं कौन है, उषा मेहता, ऑप्शन ए। 8 अगस्त को देखिए प्रस्ताव पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का और 9 अगस्त को जो है शुरू किया गया था, लेकिन सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे। बाद में उषा मेहता ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बंबई में भूमिगत अंडरग्राउंड खुफिया रेडियो की स्थापना की थी। इसका नाम देख लीजिए, द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता संगठन का कार्यालय खोला था। ये क्रांतिकारी प्रशिक्षण देते थे, गोली चलाना, बम गिराना, ये सब इनका काम था। मतलब युद्ध कार्य के द्वारा सरकार को बाधा पहुंचाना था, तोड़फोड़ करते रहते थे। मतलब हिंसक आंदोलन के रूप में ये जारी रखा था इन्होंने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? ये भी आपको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला है कि किस त्योहार के अवसर पर 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ऑप्शंस हैं बैसाखी, होली, दशहरा, दिवाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है दीपावली। दीपावली के रोज ये जेल से फरार हो गए थे। देखिए ये कब हुआ था? नवंबर 1942 में। सुरक्षाकर्मी लोग छुट्टी पर थे, दीपावली का टाइम था, जयप्रकाश नारायण जेल से भागने में सफल हो गए थे। एक और इंपॉर्टेंट, 1974 5 जून 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति किसने शुरू की थी, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नया नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज द्वीप। ठीक है, देखिए 1943 में इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। जापानी सेना ने पहले से ही अंडमान निकोबार को जीत के रखा था, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया आजाद हिंद फौज को 1943 में ही। तो नेताजी ने अंडमान का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया और निकोबार का स्वराज द्वीप। ठीक है, फिर अभी हाल फिलहाल 2018 में अंडमान के रॉस, नील और हेवलॉक, इन तीनों का नाम चेंज किया गया। और रॉस का नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील का शहीद द्वीप और हेवलॉक का स्वराज द्वीप। 2018 में यह काम हुआ है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ठीक है, ऑप्शन है भारत, इटली, जर्मनी, जापान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी से सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, उनका प्रसिद्ध नारा आप लोग को पता ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना की थी
अपना करेंसी भी चलाया था। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबको पता होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था 1897 को। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी अगधू सामंतरा उड़ीसा के हैं, ने ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया था। बाद में वे ब्रिटिश सेवा छोड़कर 1942 में आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए। उनको आईएनए द्वारा प्रथम बहादुर ग्रुप में नायक के रूप में कहां तैनात किया गया था? देखिए, प्रथम बहादुर ग्रुप के नायक के रूप में इसको तैनात किया गया था, तो कहां पे पूछा जा रहा है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, बर्मा फ्रंट, अरुणाचल प्रदेश और असम। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी, बर्मा फ्रंट पे इसको तैनात किया गया था। अगला है आजाद हिंद फौज कहां गठित की गई थी? ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, रंगून। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए, सिंगापुर में। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था? सिंगापुर द्वीप में किया गया था। ठीक है, उस समय सिंगापुर द्वीप जो है ब्रिटिश मलय का हिस्सा था। मलेशिया जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश मलय का यह हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दो कथन दिए हुए हैं। जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। दूसरा, झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई। इनमें से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसमें क्या होगा सही? सही होगा सी, दोनों कथन सही है। जो भी जापानी आर्मी ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, उनको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, तो उनसे ही उन्होंने सैनिकों की भर्ती की थी। और 3-4 रेजिमेंट बनाए थे, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे भी था। ठीक है, तो देखिए, आजाद हिंद फौज का ख्याल जो है सबसे पहले मोहन सिंह के, कैप्टन मोहन सिंह थे, उनके मन में ही आया था, मलाया में आया था। फिर आजाद हिंद फौज का जब गठन, मतलब जब नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, इसका मुख्यालय इन्होंने रंगून और सिंगापुर में बनाया और इसको पुनर्गठित किया। इसमें ही झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री, मतलब महिलाओं की एक टुकड़ी थी। ठीक है, उनको नाम रखा गया था रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो वो झांसी रेजिमेंट था, रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन बी। इन्होंने गांधी ब्रिगेड बनाया था, नेहरू ब्रिगेड बनाया था, सुभाष ब्रिगेड बनाया था, आजाद ब्रिगेड बनाया था, और महिलाओं का जो ब्रिगेड था वो था झांसी रेजिमेंट। महिलाओं का रेजिमेंट जो था वो था रानी झांसी रेजिमेंट। इसकी जो कैप्टन थी, इसकी जो कमान दिया गया था इसको, रानी झांसी रेजिमेंट का, वो दिया गया था लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। ठीक है, अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत की सरकार का गठन की घोषणा कहां की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगापुर, संघाई, बर्लिन, मंडले। तो ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर। अगला है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शंस पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एंड्रयूज। एंड्रयूज जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है उनमें 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तो इनमें से पेंथिक लॉरेंस जो थे ये हेड कर रहे थे इसको, अध्यक्ष यही थे। बाद बाकी 2 थे, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनमें से जो है एंड्रयूज जो है ये शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था ये भी याद रखना है, 24 मार्च 1926 को। 24 मार्च 1926 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946 और 25 अगस्त 1946। तो सही आंसर क्या है? 24 अगस्त, ऑप्शन सी। 24 अगस्त, सॉरी, ऑप्शन बी, 24 अगस्त। 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। घोषणा देखिए, घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त को, और गठन कब हुआ? 2 सितंबर को। अगला है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग की बात हो रही है। जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जहेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जगजीवन राम। जगजीवन राम को जो है
श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न ये है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही आंसर है, खाद्य एवं कृषि। देखिए, इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली वित्त मंत्रालय, अरुण आसिफ अली रेलवे मंत्रालय और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था इस अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली, सरदार पटेल, एएम जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता ही है वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए। बोला गया था कि हम जून 1948 में भारत छोड़ देंगे, लेकिन पहले ही छोड़ दिया गया, 15 अगस्त से पहले ही आजाद हो गए हम लोग। तो 20 फरवरी 1947 को एटली ने, क्लेमेंट एटली ने बोला हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हम 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत बना, पार्टीशन हुआ था। अगला है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सिरिल रेडक्लिफ, एपी मून, एवी अलेक्जेंडर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा रेडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच खींचा गया है, तो उसका नेतृत्व किया था सिरिल रेडक्लिफ ने, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको बना दिया गया संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर से ऐसा किया गया था। तो वारन हेस्टिंग्स जो है यही बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है दिसंबर 1946, ऑप्शन डी। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि 9 दिसंबर को जो है, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर को कमान मिली थी। 11 दिसंबर को ये स्थायी अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किए गए थे, संविधान सभा के सभापति के रूप में स्थायी जो है स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बने थे, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। ऑप्शन डी सही आंसर है, इल्बर्ट बिल से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो बहुत फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है, किसके काल में हुआ? तो लिटन के काल में, ये याद रखना है। ये इल्बर्ट बिल जो है ये 1833 में पास किया गया था। किसके टाइम पे? तो ये लॉर्ड रिपन ने पेश किया था, वायसराय, तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इसके टाइम में 1833 में पेश किया गया था। ये विवादास्पद था क्योंकि इसमें जो क्या मांग की गई थी कि यूरोपीय कोई अपराधी है उसका सुनवाई जो है भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता है, लेकिन इससे पहले यूरोपीय न्यायाधीश ही सिर्फ यूरोपीय अपराधी की सुनवाई कर सकते थे, तो ये थोड़ा विवादास्पद हो गया था। अगला नेक्स्ट हम थोड़ा याद रख सकते हैं कि 1878 में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसके टाइम पे? लिटन के टाइम पे। ठीक है, और इसी के समय में ही स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी, वो अकाल आयोग था। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 3 लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।